स्टूडेंट्स, आप लोगों को टेस्ट में डाउट है कुछ? क्लास आवाज आ रही है आपको मेरी? यस सर। आप लोगों को टेस्ट में डाउट है कुछ? डाउट पूछने या फिर टॉपिक स्टार्ट करूं? हाँ, टॉपिक स्टार्ट कर दी। ओके। तो लास्ट क्लास में हम ऑल्टरनेटिंग करंट स्टडी कर रहे थे। तो इसके क्वेश्चन करने के लिए आज थोड़ी इसकी प्रैक्टिस करेंगे। पहले मैं थोड़े और एक दो टॉपिक हैं इसके अंदर वो कवर कर रहा हूँ, उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे। तो इसमें अगर हमें इम्पिडेंस फाइंड करनी हो तो हम ये हमारे पास फॉर्मूला था। इससे हम इम्पिडेंस निकालेंगे और एक्सेल हमारे पास इंडक्टिव रिएक्टेंस है, ओमेगा एल, और ओमेगा हमारे पास 2 पाई एफ इंटू एल। इसी तरह एक्स ही हमारी कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। ये सब याद है ना? इसको हम आज यूज करने वन वाले हैं। बाय ओमेगा सी है, याद है सर। हाँ, और जेड आ जाएगा तो उससे वी नॉट बाई जेड, उससे हमारा करंट आ जाएगा। और फेज निकालने के लिए 10 फाई काई एल माइनस काई सी अपॉन आर। पाई एल या एक्सएल? सर एक्सएल है ना, वो हमें काई पढ़ रहा था उसे, एक्स को। हाँ, काई नहीं है, ठीक है। एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर, इससे फेज निकालेंगे, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं रेजोनेंस कैसे फाइंड करते हैं। तो रेजोनेंस आपने ये वेव्स में भी किया था। उसमें दो एक्सपेरिमेंट थे, एक तो वायर वाला था और एक रेजोनेंस कॉलम मेथड। याद आ रहा है आप लोगों को रेजोनेंस क्या था? क्लास एक्सपेरिमेंट किया था आप लोगों ने? रेजोनेंस कॉलम मेथड उसके न्यूमेरिकल किए थे या नहीं किए? सर क्लास 11 में इतना डीप नहीं पढ़ा हम्म। था। इतना डीप नहीं किया था। अच्छा, समझ लेंगे। रेजोनेंस जो वेव्स में रेजोनेंस है उसमें जैसे ट्यूनिंग फॉर्क है, ट्यूनिंग फॉर्क और एक वाटर कॉलम लेते हैं। पहले मैं वेव्स वाला बना रहा हूँ, फिर इसके बाद अपने इस एसी वाले रेजोनेंस में आएंगे। ये हम एक सिलेंडर लेते हैं, सिलेंडर के हमने उसके अंदर हमने ये वाटर फिल कर लिया, और यहाँ पर हम ये ट्यूनिंग फॉर्क को एक रबर पैड के ऊपर स्ट्राइक करके ये वाटर कॉलम के ऊपर लेके आते हैं। और ये जो वाटर का लेवल है, यहाँ पर एक सिस्टम होता है जिसके थ्रू वाटर रिलीज करते हैं बॉटम से। तो ये लेवल नीचे जाता रहता है। इस वाटर लेवल के नीचे जाने से यहाँ पे जो एयर होती है, उस एयर का एक कॉलम बनता है। याद आ रहा है थोड़ा बहुत?
रेजोनेंस कॉलम मेथड कहते हैं उसे। थोड़ा याद आया या बिल्कुल याद नहीं आया? सर ने इस एक्सपेरिमेंट के बारे में कुछ बताया नहीं था सर। अच्छा, ओके। तो चलो अब समझ लो, क्योंकि इसी का फिर हम रेजोनेंस का इसमें यूज करने वाले हैं, तो पहले थोड़ा बेसिक आइडिया ले लें। तो यहाँ पे ये ट्यूनिंग फॉर्क को हम क्या करते हैं, रबर पैड से स्ट्राइक करके इस सिलेंडर के ऊपर लाते हैं, यहाँ पे इस तरह से, इस डायरेक्शन में, ठीक है। और इसके अंदर वाटर फिल्ड होता है, जिसे यहाँ पे ये वॉल्व होती है। इस वॉल्व से इसका वाटर ये धीरे धीरे इसमें से रिलीज करते हैं। तो ये जो वाटर है, वाटर का लेवल नीचे होता जाता है। इससे ये हमारा क्लोज्ड पाइप की तरह बन जाता है। ये तो पढ़े थे हमने, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप। यस सर। तो ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की तरह बिहेव करता है। ये एंड ओपन है और यहाँ पे ये वाटर होने की वजह से ये क्लोज्ड है। और जब इसकी फ्रिक्वेंसी और ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रिक्वेंसी, ये जो कॉलम बना यहाँ पर पाइप का, ये जो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है, मान लें ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रिक्वेंसी F1 है और क्लोज्ड ऑर्गन पाइप ये जो बन रहा है इसकी फ्रिक्वेंसी F2 है। जब ये F1 और F2 मैच हो जाते हैं, उसे ही हम रेजोनेंस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रिक्वेंसी मैच होने से जो यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होती है, उसकी उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाता है साउंड का, उसे हम रेजोनेंस कहते हैं। यानी एम्पलीट्यूड या डिस्प्लेसमेंट जिसे हम कहते हैं वो मैक्सिमम हो जाता है। ऐसे हमने एक एक्सपेरिमेंट ये वाला किया था। ये वायर है, यहाँ पे ये लोड लगा देते हैं और इसके ऊपर एक पेपर रख देते हैं, पेपर। और इस वायर को हम ऑसिलेट कराते हैं, वाइब्रेट कराते हैं, और यहाँ पे एक ट्यूनिंग फॉर्क लेकर आते हैं। जब ट्यूनिंग फॉर्क और वायर की फ्रिक्वेंसी मैच होती है, तो ये पेपर इस वायर के ऊपर से गिर पड़ता है, उछल के गिर पड़ता है, क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाता है। उसे हम रेजोनेंस कहते हैं। तो यहाँ पे फ्रिक्वेंसी मैच होने से जो एम्पलीट्यूड मैक्सिमाइज हो जाता है, उसे रेजोनेंस कहते हैं वेव्स में। इसी तरह हमारे चैप्टर में रेजोनेंस निकालने के लिए सीरीज सर्किट में आई करंट अगर देखें, तो आई करंट है V0/Z, और Z की वैल्यू हमारे पास R² प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। तो हमारे AC में रेजोनेंस का मतलब वहां पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है, यहाँ पर ये करंट को हमें मैक्सिमाइज करना है, करंट आई। तो जब करंट जिस फ्रिक्वेंसी पे मैक्सिमम होगा, वो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी कहलाती है। रेजोनेंट एंगुलर फ्रिक्वेंसी, ओमेगा आर, ऐसी ओमेगा आर जिसपे हमारा करंट मैक्सिमम हो जाए किसी गिवन सर्किट के लिए, जिसमें हमें रेजिस्टेंस गिवन है, इंडक्टेंस गिवन है, कैपेसिटर गिवन है, उसे हम रेजोनेंट एंगुलर फ्रिक्वेंसी कहते हैं उसे। और इस कंसेप्ट को हम रेजोनेंस कहते हैं, LCR सर्किट। और रेजोनेंस के लिए करंट आई मैक्सिमम होना चाहिए। तो करंट आई मैक्सिमम होगा जब ये Z मिनिमम होगा। क्योंकि ये पूरा Z है और ये Z इसको डिवाइड कर रहा है, ये कम से कम होगा तो ये मैक्सिमाइज हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है हमें? क्लास, ये समझ में आ रहा है? यस Z सर।
जेड अगर कम से कम होगा तो आई हमारा मैक्सिमम हो जाएगा। और z कम से कम यानी मिनिमम कब होगा, जब इसमें ये वाली टर्म जीरो हो जाए, क्योंकि ये तो फिक्स है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, रेजिस्टेंस तो फिक्स है। ये वेरिएबल है क्योंकि ये ओमेगा के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, एक्सएल और एक्ससी, तो ये वाली टर्म की मिनिमम वैल्यू ले लें और इसकी मिनिमम वैल्यू जीरो है। तो z कब मिनिमम होगा, वैन एक्सएल माइनस एक्ससी टर्म, दिस टर्म इज जीरो। क्योंकि ये स्क्वायर है तो ये तो पॉजिटिव होगी, नेगेटिव नहीं हो सकती, और कम से कम वैल्यू इसकी कितनी होगी, जीरो होगी। तो इसलिए एक्सएल इक्वल टू एक्ससी, और एक्सएल हम लिखते हैं ओमेगा एल से, और एक्ससी हमारा 1/ओमेगा सी, इसलिए ओमेगा स्क्वायर और इसी को हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं, क्योंकि इस पे एक्सएल और एक्ससी इक्वल है, तो इसी को हम ओमेगा आर यानी रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो रेजोनेंस के लिए हम ये कंडीशन याद रखेंगे और एंगुलर फ्रीक्वेंसी हम इस रूल से निकालेंगे। और अगर सिंपल फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो इसको 2 पाई एफ आर कर देंगे। ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, ये रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ये हमारी रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो यहाँ तक एक बार देखो, ये समझ में आया, आगे चलो। यस सर। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं क्लास में? अब अगर हम नेक्स्ट टर्म है इसमें क्यू फैक्टर या क्वालिटी फैक्टर ऑफ रेजोनेंस सर्किट। ये क्यू फैक्टर या क्वालिटी, ये हमारे रेजोनेंस की शार्पनेस को बताता है। इसको समझने के लिए ये करंट आई में मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ।
यहाँ पे हमने एंगुलर फ्रीक्वेंसी ली है और ये वाली हमारी रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम अपनी फ्रीक्वेंसी को इससे कम से ज्यादा तक ऐसे इंक्रीज करें तो करंट, और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर करंट मैक्सिमम होगा, अभी हमने फाइंड किया। तो करंट और ओमेगा के बीच में ऐसा ग्राफ आता है। तो यहाँ पे जो करंट है वो हमारा आई नॉट है। हम उसके दोनों तरफ ऐसी वैल्यू चूज करते हैं जहां पे हमारा करंट की आरएमएस वैल्यू है, यानी आई नॉट बाई √2। इसको मैं ओमेगा 1 कह रहा हूँ, इसको मैं ओमेगा 2 कह रहा हूँ। और जो हमारा क्यू फैक्टर है उसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं, ये दोनों इक्वल होते हैं, ये डेल्टा ओमेगा और ये भी है डेल्टा ओमेगा, ये टोटल मिला के 2 डेल्टा ओमेगा है। ये हमारा क्यू फैक्टर कहलाता है, समझ ले। ये हमने ओमेगा और करंट के बीच में ग्राफ ड्रॉ किया। ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है जिसपे हमारा करंट आई नॉट मैक्सिमम है। अब हम ऐसी फ्रीक्वेंसी लेते हैं जहां पे करंट हमारा ये मैक्सिमम वाले करंट का 1/√2 हो जाता है, उसके ओमेगा 1 का हमने जो इससे पहले आएगी, और इसी तरह दूसरी वैल्यू जहां पे फिर ये करंट रिड्यूस होकर सेम हो जाता है आई नॉट बाई √2, उसको हम ओमेगा 2 कहते हैं। और ओमेगा 1 और ओमेगा 1 के बीच में ये डेल्टा ओमेगा, ये डेल्टा ओमेगा, इनको मिला के 2 डेल्टा ओमेगा। ये रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी अपॉन इनके डिफरेंस का जो रेशो होता है उसे हम क्यू फैक्टर कहते हैं, यानी क्वालिटी फैक्टर। ये बताता है हमारा रेजोनेंस कितना शार्प है, यानी क्यू की वैल्यू जितनी हाई होगी ये डिफरेंस उतना कम होगा। फॉर हाई क्यू फैक्टर ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 ये हमारा स्मॉल होता जाएगा, और जैसे ये स्मॉल होगा ये डिफरेंस कम होगा तो ये पीक शार्प पीक बनेगी। इसलिए इसकी शार्पनेस जो है उसको मेजर करने के लिए हम क्वालिटी फैक्टर का यूज करते हैं, और क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला हम याद रखेंगे। ये रेजोनेंट एंगुलर फ्रिक्वेंसी है ओमेगा L/R, और यहाँ पे ओमेगा R अभी हमने यहाँ निकाला था 1/√LC, तो हमारा ये क्यू फैक्टर इन टर्म्स ऑफ L and C आ जाएगा। और ओमेगा R को मैं लिख सकता हूँ 1/, ये हो गया 1/R√L/C। तो हम एक तरह क्यू फैक्टर को ऐसे निकालते हैं, और हम एक और तरह से डिफाइन करते हैं क्यू फैक्टर को, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस अपॉन अप्लाइड वोल्टेज। और वोल्टेज अगर मैं एक्सेल के साथ लूं तो इसको हम लिख सकते हैं I XL/R/MS क्योंकि Z हमारा R के बराबर आ गया है, तो ये XL/R
एक्सएल है हमारा ओमेगा एल बाई आर, जो कि ये सेम फॉर्मूला आ गया। सर ये समझने नहीं आया कि ये ओमेगा आर अपॉन ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन इक्वल टू ओमेगा आर अपॉन एल बाई आर कैसे हो गया? नहीं, ये ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन ये आर बाई एल होता है। सर कैसे? उसका प्रूफ हमें नहीं करना है, ठीक है। तो प्रूफ मैंने नहीं लिया है इसका। ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन वो आप अपने बुक में देख लो, एनसीईआरटी बुक में देख लो, या कहीं भी रेफरेंस बुक, सब में गिवन है इसका प्रूफ। ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन ये आर बाई एल होता है, हमें ये वैल्यू याद रखनी है। तो ये वैल्यू रखने से हमारा ये आंसर आ जाता है ओमेगा एल अपॉन आर। तो इसका प्रूफ ले दिया, हमें सारे प्रूफ नहीं करने, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूले याद रखने हैं, और नीट में जो भी क्वेश्चन आएंगे उन क्वेश्चन के लिए हमें डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है। तो ओमेगा की टर्म्स में ये फॉर्मूला आ गया, और ओमेगा आर इसकी वैल्यू यहाँ रखने से हमें ये क्यू फैक्टर मिल गया। ठीक है, क्लियर है आपको? सर ये दूसरी डेफिनेशन क्या है? वोल्टेज अक्रॉस एल एंड और सी अपॉन अप्लाइड वोल्टेज। हाँ, ये इंडक्टेंस हम इस फॉर्मूला या तो हम इस तरह से याद रखें या फॉर्मूला इस तरह से याद रखें, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस या कैपेसिटर अपॉन अप्लाइड वोल्टेज। तो एक्सएल के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी आई एक्सएल होगी, और अप्लाइड वोल्टेज आई आर एम एस इंटू आर, क्योंकि आई जेड है, जेड बराबर आर है। जेड की वैल्यू तो हमारी आर आ गई ना एट रेजोनेंस। तो इससे हमारा ये एक्सएल अपॉन आर, ओमेगा एल अपॉन आर ही आ जाएगा, और ये फिर सेम फॉर्मूला आ गया। और इसको मैं सी वाले फॉर्मूले से भी बता देता हूँ, हम इसको लिख सकते हैं आई आर एम एस इंटू एक्स सी अपॉन आई आर एम एस इंटू आर। तो ये फॉर्मूला आ गया हमारा एक्स सी बाई आर, और एक्स सी हमारा वन अपॉन ओमेगा सी, और ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा आर की वैल्यू वन बाई अंडर रूट एल सी रख लें तो सेम ही आ जाएगा ये फॉर्मूला। ये ऊपर आएगा एक्चुअल में, ओमेगा आर की वैल्यू थी वन बाई रूट एल सी। मैंने ये इसको एक मिनट चेंज कर रहा हूँ मैं। वन अपॉन अंडर रूट एल सी, तो ये वन बाई आर, और ये सी कैंसिल हो गया, अंडर रूट एल बाई सी, जो कि ये सेम फॉर्मूला जो यहाँ आ रहा था। तो हमें डायरेक्ट फॉर्मूले याद रखने हैं। किसी को अगर इसके डेरिवेशन में इंटरेस्ट हो तो वो बुक में देख सकते हैं, फिर भी अगर कोई डाउट हो तो मेरे को अलग से पूछ लेंगे। डेरिवेशन में कोई भी डाउट है तो आप अलग से डिस्कस कर सकते हो। कोई भी स्टेप में आपको डाउट है कि उसमें ऐसा क्यों हो रहा है, सारे डेरिवेशन हम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हमें अपना टाइम और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में टाइम यूज करेंगे, हम डेरिवेशन सारे नहीं करेंगे। यहाँ तक अब बताओ, यहाँ समझ में आया आपको? यस सर। हाँ, यहाँ पे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन ये फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस, और ये फ्रीक्वेंसी कौन सी है जहां पे हमारा करंट मैक्सिमम का वन बाई रूट टू टाइम्स हो जाता है, उन दोनों ओमेगा का डिफरेंस है। और ये ओमेगा का डिफरेंस आर बाई एल
ये वैल्यू हमें याद रखनी है या ये फाइनल फॉर्मूला याद रखना है हमें? बाकी हम इसको इस फॉर्म में भी याद रख सकते हैं, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस अपॉन अप्लाइड वोल्टेज, तो इससे भी एक्सएल बाई आर आ जाएगा। और एक्सएल बराबर हमने एक्ससी लिया था, एक्ससी बाई आर, उससे भी सेम फॉर्मूला आएगा। तो हम किसी भी एक फॉर्मूले को याद कर लें, बाकी सभी से सेम ही आएगा। अब एसी के कुछ मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ जिससे प्रैक्टिस करने के लिए। क्वेश्चन हमारा ये है, a student connects a long air core coil of magnet wire to a 100 volt DC source and records a current of 1.5 ampere when the same coil is connected across 100 volt 50 hertz AC source, the current reduces to 1 ampere। तो क्वेश्चन ये है कि you calculate the reactance of the coil। पहले आप लोग ट्राई कर रहे हैं, फिर मैं हेल्प करूंगा आपकी। सर आपने फर्स्ट लाइन में लॉन्ग के बाद क्या लिखा है? मैग्नेटिक से लॉन्ग पहले था। एयर, ए स्टूडेंट कनेक्ट्स ए लॉन्ग एयर कोर कॉयल, एयर कोर कॉयल ऑफ मैग्नेट वायर, मतलब उसकी जो कोर है उसमें एयर फिल्ड अप है, एयर कोर वाली कॉयल है, इसका मतलब ये हुआ। क्लियर है?
सर कॉइल एक इंडक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है। कॉइल का मतलब, कॉइल जो होती है उसके अंदर दोनों चीजें होती हैं, इंडक्टेंस भी होता है और जो, क्योंकि वो मैग्नेट वायर है तो उस वायर का रेजिस्टेंस भी होता है, तो यानी कि इसमें एल और आर दोनों होंगे। ओके सर। पहले उसको हमने डीसी सोर्स से कनेक्ट किया तो इतना करंट आया, बाद में एसी सोर्स से कनेक्ट किया तो इतना करंट आया, तो हमें उसकी रिएक्टेंस फाइंड करनी है कॉइल की। तो ट्राई करते हैं, फिर हेल्प मिलेगी एक चीज। और दूसरा, मुझे बीच में पता चला था, कब बीच में कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा है कि वो कुछ डेरिवेशन कम हुए हमारी क्लास में। तो डेरिवेशन के पीछे नहीं जाना है आपको, आपको फिजिक्स स्ट्रॉन्ग करनी है, ठीक है। डेरिवेशन लर्न करने वाली चीजें हैं। तो हम सारे डेरिवेशन इसमें नहीं लेंगे, जो जो इम्पोर्टेंट है वो लेंगे, जो इम्पोर्टेंट नहीं है उनका डायरेक्ट फॉर्मूले यूज करेंगे। अगर किसी को भी डेरिवेशन में कोई भी डिफिकल्टी है तो वो मुझे अलग से डिस्कस करेगा, अलग से व्हाट्सएप पे भेजो डेरिवेशन, उसका स्टेप भेजो, आपको किसी भी स्टेप में डाउट है तो मैं अलग से डिस्कस करूंगा, ठीक है। क्लास क्लियर है आपको? क्लास बोल रहे हैं आप लोग? यस सर। सर सॉल्व कर रहे हैं अभी। हाँ सॉल्व कर लें, लेकिन ये भी समझ लें कि डेरिवेशन की वजह से अपना मूड जो है अपसेट नहीं करेंगे। और मैं आप चाहता हूँ आपके फंडामेंटल स्ट्रांग हो, तो मैं हम लोग ऐसे क्वेश्चन करेंगे आपके फंडामेंटल स्ट्रांग होंगे, फिजिक्स स्ट्रांग होगी, वो रटने वाला पार्ट है डेरिवेशन, ठीक है। यस सर। हाँ, तो कुछ स्टूडेंट को लग रहा था, इसलिए मैं आपको क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि वो डेरिवेशन के पीछे नहीं भागना है, वो हमें बोर्ड एग्जाम के लिए, बोर्ड में भी अब बहुत कम कर दिए डेरिवेशन, लेकिन वो बोर्ड एग्जाम के लिए है, तो वो प्योर रटने वाली चीजें हैं। फिर भी डेरिवेशन के किसी भी स्टेप में, किसी भी डेरिवेशन में कोई भी डिफिकल्टी हो तो वो स्टेप आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, मुझे भेज सकते हैं, ठीक है। तो हम जो क्लास में न्यूमेरिकल कर रहे हैं उस न्यूमेरिकल को आप मेरे साथ अच्छी तरह करिए, तो आपके कॉन्फिडेंस भी आएगा, आपके फंडामेंटल स्ट्रांग होंगे। सर 2/√45 आ रहा है। 2/√45, ये आप बता रहे हो मुझे इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसकी वैल्यू अराउंड 75 ओम आ रही है, चेक करो 75 आ रही है आपकी। 100√5/3 आंसर आएगा, 100√5/3, जो कि अराउंड 74.5 है।
सर मैंने एल की वैल्यू निकाली थी ये। हाँ, तो ये भी समझना है हमें क्या पूछा गया है हमें, है ना। तो आप रिएक्टेंस एक बार चेक कर लो, रिएक्टेंस से आ रही है आपकी। सबका आंसर आ गया, मैं डिस्कस करूं या अभी ट्राई कर रहे हैं? सर एक और बार करता हूँ, 2 मिनट रुक जाइए। हाँ, ट्राई कर लेते हैं एक बार। सर 74.5। हाँ, राइट राइट राइट। यस सर, मतलब √5,555 आ रहा है ऐसी कुछ उसकी नहीं, वैल्यू। 100√5/3 है ना। तो अप्रोक्सीमेट छोड़ देंगे, √5 2.23 74.5 क्वाइट ओके। हमें अप्रोक्सीमेट निकालना है, बहुत एग्जैक्ट आंसर नहीं निकालने। मेथड समझना है, तो अप्रोक्सीमेट आ गया तो ठीक है। तो ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, पहले 1.5 एम्पियर फिर बाद में 1 एम्पियर, तो ये रीजन क्या लग रहा है आपको, क्या हो रहा है ये? सर पहले इसमें क्या कहते हैं, इंडक्टर नहीं माना था एसी सोर्स डीसी सोर्स में, हाँ और एसी सोर्स में हमने इंडक्टर भी मानना चाहिए था क्योंकि वो अपोज करता था। हाँ, तो मतलब ये मेन रीजन क्या हुआ कि फर्स्ट केस में खाली रेजिस्टेंस है और यहाँ पे इम्पिडेंस हो गई, यानी इफेक्टिव रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया, है ना। तो पहले फर्स्ट केस के से रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। रेजिस्टेंस है 100 वोल्ट लगाया हमने, अपॉन करंट कितना आ रहा है 1.5। तो इसको मैं 3/2 कर दूं तो ये 200/3 ये रेजिस्टेंस है। और बाद में ये 1 एम्पियर जो करंट है, ये हमारा एसी सोर्स में जेड इम्पिडेंस हो गया। तो इसलिए जेड की वैल्यू V/1। वोल्टेज है हमारी 100 वोल्ट और करंट है हमारा 1 एम्पियर। तो जेड हमारा 100 ओम आ गया, यानी जेड की वैल्यू पहले 66.7 थी लगभग, अब वो 100 हो गई। जेड है हमारा R² प्लस XL², तो इसलिए यहां से हमें एक्सेल ही निकालना है। तो ये जेड है हमारा 100² माइनस रेजिस्टेंस है 200/3²। तो ये भी आप आंसर बताओगे तो ये भी वैलिड है। मुझे तो खाली आप आइडिया दे दो कि लगभग इतना आ रहा है, उतना चलेगा। वैसे 74.5 ओम अप्रोक्सीमेट ही आएगा। यहाँ तक सबका आंसर आ गया, क्लियर है मेथड? यस सर।
नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। आरएल सर्किट हमारे पास, रेजिस्टेंस गिवन है 12 ओम एंड इंडक्टेंस गिवन है हमें 0.05 अपॉन पाई हेनरी, और ये दोनों सीरीज में है। और हमने इसके अक्रॉस एक सोर्स लगाया जो कि 130 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई है। तो हमारा ये एलआर सर्किट है, ये इंडक्टेंस गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है, और उसके अक्रॉस हमने ये सोर्स अप्लाई किया है। कैलकुलेट नंबर 1 द करंट इन द सर्किट। RMS। हाँ, जब कुछ नहीं दिया हो तो आरएमएस होगा। एंड नंबर 2 फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। तो ये पहले ट्राई करते हैं, फिर हेल्प ले लेंगे, ठीक है। सर I 10 एम्पियर आ रहा है। हाँ, इज करेक्ट। सर फेज डिफरेंस 10 इनवर्स 5 अपॉन 13 आ रहा है, 12 आ रहा है। मम्मी 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 टेन टेन इनवर्स 0.4। अच्छा चलो, 0.4 आ रहा है तो सही है। एक था तो मैं खुद है। 5/12 आ रहा है ना, 10/5। सर पाई इक्वल टू 10 इनवर्स 5 अपॉन 12 आ रहा है। हाँ सही है। और वोल्टेज और करंट में से कौन आगे है? सर इंडक्टर में तो वोल्टेज आगे होता है। हाँ, तो इसमें कौन आगे है? वो तो एल में होता है। एलआर सर्किट में कौन आगे, कैसे पता चलेगा? सर एलआर सर्किट में भी वोल्टेज आगे होगा क्योंकि करंट और वोल्टेज रेजिस्टेंस में तो पैरेलल होते हैं ना, इसलिए। तो इंडक्टेंस में वोल्टेज कितनी आगे होती है करंट से? खाली जो इंडक्टर होता है उसमें करंट से कितना आगे होता है वोल्टेज? सर वो 5 से निकल जाता है। नहीं नहीं, 90 डिग्री होता है। यस सर, यस सर। सॉरी। हाँ, खाली इंडक्टर में 90 डिग्री आगे होता है, लेकिन यहाँ पे 90 डिग्री नहीं आ रहा ना, क्योंकि अभी डिस्कस करता हूँ।
तो वोल्टेज इसमें हमेशा आगे ही होगा। आरएल R32 सर्किट में आरएल सर्किट में हमेशा वोल्टेज आगे ही होगा। तो पहले हमें Z निकालना है। Z इक्वल टू R² प्लस XL²। और XL की वैल्यू ये रख लो 2πfL। ये सब कैंसिल हो जाएंगे, सब स्मॉल फिगर बन जाएगी। तो ये R² प्लस XL², इससे Z हमारा ये 12 दिया है तो ये 5 आ जाएगा, ये Z 13 ओम आ जाएगा। ये RMS वोल्टेज होती है तो इससे करंट भी RMS आएगा, V RMS/Z। 10 एम्पियर। और जो फेज डिफरेंस है वो हमारा XL/R है ना। XL-XC तो है नहीं यहाँ पे। सर यही तो होता है। XL है तो यानी ये वोल्टेज ही आगे हुआ जब XC है ही नहीं यहाँ पे। ये 5/12 आ गया इसलिए। इसका इम्पीडेंस ट्राइंगल ऐसा बनेगा, ये R हो गया इधर और ऊपर ये XL हो गया। ये वोल्टेज है, ये फाई है। तो बेसिकली हमारा Z था, तो इसमें वोल्टेज इससे आगे होगा। ये Z है हमारा, वोल्टेज करंट से आगे होगा। जब भी एक्सेल वाला सर्किट होगा तो वोल्टेज करंट से इतना फाई आगे होगा। तो वोल्टेज इज ahead of current by 10⁻5/12, जो कि 22.6 डिग्री है। लेकिन आपको 10⁻ इसमें छोड़ देना है क्योंकि आपको वैल्यू नहीं निकालनी है। तो ये क्वेश्चन सबका क्लियर है, सबका ऐसा आंसर आ रहा है। सर एक बार जो आपने लास्ट लाइन लिखी है उसकी मतलब मीनिंग समझा। हाँ फिर से बता रहा हूँ, ये 10 फाई के लिए हमारे पास जो बेसिक फॉर्मूला था XL-XC, यही फॉर्मूला याद रखना है सब क्वेश्चन में, इसका यूज करना है। तो इसमें जब तक XL XC से ग्रेटर है तब तक ये वोल्टेज ज्यादा होगी। तो XC तो यहाँ पे 0 है, तो यानी ये पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब वोल्टेज आगे है। तो इसलिए फॉर्मूला इसमें चेंज हो गया XL/R में। इससे 10 फाई निकाला, ये फाई आया। अगर हम इम्पीडेंस ट्राइंगल बना के देखें तो ऐसा हुआ, ये R, ये XL 90 डिग्री ऊपर, क्योंकि ये करंट से आगे होता है वो XL, ये ऊपर बनेगा, XC नीचे बनता है, पीछे बनेगा। तो ये वोल्टेज, ये जो फेज डिफरेंस है ये वोल्टेज करंट से इतना आगे होता है। ये जो फेज डिफरेंस है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आया तो वोल्टेज आगे, नीचे आता तो करंट आगे, ऐसे याद रखना है। और ऐसे भी याद रख सकते हैं, जब XL XC में XL बड़ा है तो वोल्टेज हमेशा आगे होगी। खाली XL वाले में भी वोल्टेज हमेशा आगे होगी क्योंकि XL रेजिस्टेंस से आगे 90 डिग्री आगे बनता है XL वाला। ठीक है, तो वोल्टेज करंट से इतनी आगे है। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं वोल्टेज के लिए करंट, अगर मेरा I = I0 sin ωt है तो वोल्टेज मेरी V0 sin ωt प्लस ये एंगल होगा, है ना, इतना आगे होगा। यहां तक क्लियर है, आगे चले। क्लास क्लियर है, आगे चले। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो भी हम कर रहे हैं क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहे हैं ना।
यस सर। हाँ, अगर कहीं भी डिफिकल्टी है तो डिस्कस कर लेंगे। Current 2 ampere is flowing in the circuit. सर्किट अभी मैं बना रहा हूँ। ये LR सर्किट है। टेस्ट में नंबर कैसे आए आप लोगों के? सर अच्छे अच्छे आए आए? हैं। हम्म। अच्छे मार्क्स आए सबके? सर मीडियम है। तो आप लोग डाउट तो पूछे नहीं, आप लोगों ने तो सारे क्वेश्चन कर दिए थे। डाउट तो पूछे नहीं आप लोगों ने उसमें से कुछ भी? सर नेक्स्ट क्लास में ले लूंगा, अभी मेरा फीवर था मेरे को। हाँ, नहीं आपको, चलो बाकी स्टूडेंट्स ने भी नहीं पूछे? किसी को डाउट नहीं थे पेपर में? ये हमें 240 वोल्ट दिया है इसके क्रॉस, 100 वोल्ट दिया है इसके क्रॉस। फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस AC, across AC source and impedance of the circuit. ट्राई करते हैं। सर वोल्टेज आ रहा है 260 वोल्ट। और 260 जेड is आ रहा है 130। is right और Z is 130। हाँ 130 is also right। सबका आंसर आ गया क्लास में?
अभी ट्राई कर रहे हैं स्टूडेंट्स। क्लास ट्राई कर रहे हैं आप लोग, बाकी लोग? क्या सबका आंसर आ गया? कर स्टूडेंट्स मुझे बाकी लोग भी बता दें, सबका आंसर आ गया आप लोगों का? ये जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज होगी और इंडक्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज होगी, इसमें फेज डिफरेंस कितना होगा बता सकते हैं? इस वोल्टेज में और इस वोल्टेज में? बाकी लोग बताएं, जिसका आंसर आया था अभी वो नहीं बताएंगे। ये ट्रायंगल बनाया था, हम भूल रहे हैं शायद। वी आर और ये वी एल, इससे 90 डिग्री आगे होता है। और ये हमारा वी आएगा, वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर। ये वैल्यूज गिवन है, इससे हमारा वी आर एम एस आएगा, वी आर एम एस। जो वैल्यू गिवन होती है उनसे हमें आर एम एस वैल्यू होती है वो। तो इससे हमारा वी आर एम एस कितना निकाला हमने? स्क्वायर और 100 स्क्वायर, 260 वोल्ट। और वी आर एम एस आ गया तो करंट हमें गिवन है, ये करंट 2 एम्पियर, मतलब करंट आई आर एम एस गिवन होती है। आई आर एम एस है 2 एम्पियर, इसलिए जेड निकाल देंगे, वी आर एम एस अपॉन आई आर एम एस। 130 ओम। अरे यार कौन सा था अभी? तो यहाँ तक सबका हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं।
वर्चुअल करंट इन सर्किट 1 एम्पियर गिवन है हमें। रेजिस्टेंस के क्रॉस 120 वोल्ट गिवन है। Then find virtual voltage across the coil impedance of the circuit and reactance of the coil। पहले आप लोग ये ट्राई कर रहे हैं। Close the coil L। सर रिएक्टेंस 160 आ रहा है। हम्म। रिएक्टेंस 160 ओम। 160 ओम राइट है। सर और सर वोल्टेज आ रही है 160 वोल्ट। 160 आ रहा है। वोल्टेज भी राइट है। सर 200 आ रहा है इम्पीडेंस। इम्पिडेंस भी राइट है। यस सर। वेरी नाइस, आप लोग अच्छा कर रहे हो। यहाँ पे ये 200 वोल्ट VRMS और VR दिया है 120। तो ये सॉल्व करके VL 160 वोल्ट आ जाएगा। इम्पिडेंस के लिए VRMS अपॉन
IRMS, VRMS है 200, IRMS है 1 एम्पियर, रिएक्टेंस यानी एक्सेल, एक्सेल है VL/IRMS, VL हमने ये निकाल लिया 160। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। यहाँ तक सबको क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। वेरी नाइस, डूइंग वेरी वेल। हंड्रेड माइक्रोफेरेड कैपेसिटर है, इन सीरीज विद ए 40 ohm resistance is connected to 110 volt 60 hertz supply what is the maximum current in the circuit and what is the time lag between current maximum and voltage maximum? ये पहले आप ट्राई करते हैं, फिर हेल्प लेंगे।
स्टूडेंट्स ट्राई कर रहे हैं ना आप लोग? यस सर, टाइम दीजिए। ओके ओके। नहीं नहीं, टेक योर टाइम, मैं खाली डिस्कस कर रहा था। आप आराम से करो, कोई वो नहीं, आराम से करो। सर I 2.3 एम्पियर आ रहा है। सर मेरा आ रहा है √2294.4। इसमें पूछा है मैक्सिमम करंट, तो मैक्सिमम करंट के लिए हमने पीक वोल्टेज लिया, V√2 किया हमने। अच्छा सर, करना पड़ेगा। ओके ओके, समझ गया। V√2 बाई जेड, तो उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताओ मुझे। शायद हमने √2 नहीं लिया अभी। सर 3.25 एम्पियर। ये बिल्कुल सही आंसर है। बिल्कुल सही आंसर है, 3.24 एम्पियर अप्रोक्सीमेट। सर समथिंग 2.8 आ रहा है। समथिंग टू टू पॉइंट पॉइंट एट नहीं, √2 लिया तुमने, 3.24 आंसर आ रहा है। √2 से मल्टीप्लाई किया, V√2 लिया। यस सर। तो थोड़ा अभी जेड में चेक करो। जेड की वैल्यू अराउंड 48 आ रही है। जेड की वैल्यू अराउंड 48 आ रही है, देखो लगभग आ रही है 48। जो फिफ्टी इम्पिडेंस फोर आ रही है। है 24। सर 47.7 आ रही है। हाँ तो सही है, इसके आसपास मतलब अप्रोक्सीमेट। सेकंड पार्ट अभी ट्राई कर रहे हैं ना हम।
सेकंड पार्ट ट्राई कर रहे हैं ना अभी? सर आप कर दीजिए, आंसर सही नहीं हो रहा है। कौन सा? फर्स्ट वाला? फर्स्ट वाला नहीं आया अभी? सर फिर मैंने तो सेकंड दूसरा बता दो। भी देख लिया लेकिन इम्पीडेंस सही नहीं आ रहा है। इम्पीडेंस मैं भी लिख देता हूँ, वैल्यू अभी इससे मैच कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैक्सिमम करंट निकालना है हमें। तो करंट मैक्सिमम होगा जब वोल्टेज मैक्सिमम होगी, और वोल्टेज मैक्सिमम होगी जब वी आर एम एस रूट टू कर दें, पीक वोल्टेज ले लें अपॉन जेड। और वी आर एम एस हमें दिया है यहाँ पे ये 110 वोल्ट अपॉन जेड। और जेड है मेरा आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर, और एक्स सी है 1/ओमेगा सी होल स्क्वायर। तो आर है मेरा 40, ये है 2 पाई, और फ्रिक्वेंसी है मेरी यहाँ पे 60। सर जेट 47 पॉइंट कुछ आ रहा है अब। अब सही है, अब जेड की वैल्यू एकदम सही आ गया। सर वो अंडर रूट लेने में प्रॉब्लम हो रही थी बस। हाँ, कोई इशू नहीं। और सी हमारा 100 माइक्रोफेरेड, तो मतलब 100 × 10⁻⁶। हमें अभी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है, ओनली अप्रोक्सीमेट वैल्यू। अभी तो कैलकुलेटर से करो, एग्जाम में आपको सिंपल फिगर मिलेंगी। और सिंपल फिगर वाले क्वेश्चन अभी इतने मिल नहीं पाते आसानी से, नहीं तो मैं आपको सिंपल वाले क्वेश्चन देता। तो अभी हम मेथड डिस्कस कर लेंगे। एग्जाम में आपकी कैलकुलेशन ऐसी आएगी जो एकदम नेग्लिजिबल कैलकुलेशन होगी, यानी सब कैंसिल होके राउंड नंबर, राउंड फिगर आते जाएंगे। तो ये अप्रोक्सीमेट 48 आ रहा है। ये कैलकुलेटर से ही करना है, ये ऐसे तो वैसे भी नहीं निकलेंगे, ये कौन सॉल्व करेगा। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ। सेकंड पार्ट में टाइम लैग बता रहे हैं, करंट और वोल्टेज के बीच में कितना टाइम लैग होगा। तो क्योंकि इसमें कैपेसिटर है तो करंट आगे होगा वोल्टेज से। तो पहले 10 फाई निकालना है हमें, जो कि होगा हमारा XC/R। इससे 10 फाई निकालेंगे, इससे फाई निकालेंगे। यहाँ पे मैंने 10 इनवर्स दे रखा है, इससे फाई की वैल्यू ही आ जाएगी। और ये वैल्यू डिग्री में है, तो फाइव। सर इसमें हम -XC/R नहीं लिखेंगे? नहीं नहीं, वो तो हमारा फॉर्मूला है ना, मतलब अगर एक्सएल 0 है तो माइनस का मतलब ये कि वो तो निगेटिव, मतलब करंट आगे हो गया, तो हम XC/R ही निकालेंगे। हमें पता है करंट आ गया इसमें। माइनस मतलब वोल्टेज पीछे हो गई, इसलिए एक्सएल माइनस एक्सी लेते हैं। एक्सएल अगर बड़ा हो तो, एक्सी बड़ा हो तो एक्सी माइनस एक्सएल ले लेंगे और करंट आगे कर देंगे। ठीक है, तो इसमें करंट आगे है, तो फाइव पहले डिग्री में आएगा, ये 33.5, उसे रेडियन में चेंज करेंगे, इंटू पाई/180 रेडियन। और जब ये फाइव रेडियन में आ गया तो फाइव इक्वल टू ओमेगा डेल्टा टी। इससे ये टाइम डिफरेंस आ जाएगा, ओमेगा 2 पाई एफ रख लेंगे। समझ गए आप लोग? तो यस सर। फाइव को ओमेगा डेल्टा टी कर देना है, बस इतना डिफरेंस। और फाइव हमें याद रखना है रेडियन में लेना है। तो पहले डिग्री में आएगा, उसको रेडियन में चेंज किया, फिर उसे ओमेगा डेल्टा टी रख दिया, उससे डेल्टा टी की वैल्यू आने वाली है। आप लोग अप्रोक्सीमेट अभी ट्राई कर लो 1-2 मिनट, फिर डिस्कस करता हूँ।
सर 1.55 इंटू 10⁻³ सेकेंड आ रहा है। तो वो बिल्कुल सही आ रहा है। तो 1.55 यानी 1.55 मिली सेकेंड, ये आ रहा है ना आंसर हमारा। और ये बिल्कुल यस सही है। सर। और ये बिल्कुल सही है। तो कौन आगे था हमारे इसमें, करंट आ गया या वोल्टेज आ गए? करेंट। करंट आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले करंट की जो पीक आएगी उसके इतने टाइम के बाद वोल्टेज की पीक आएगी, है ना। ये जो डिफरेंस है, इतने टाइम के बाद वोल्टेज की पीक आएगी। जो भी करंट की पीक आएगी पहले, और उसके इतने टाइम के बाद वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू आएगी। यहां तक क्लियर है सबको? यस सर। हाँ चलो, मैं एक आध क्वेश्चन, 2-3 मिनट बचे हैं इसलिए 3 मिनट वाला क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, एकदम छोटा सा। फिर आप लोग फ्री होने वाले हैं, बिल्कुल टेंशन नहीं लेंगे। हार्डली 2-3 मिनट्स आर देयर। ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, इसमें ये करंट आई फ्लो कर रहा है। वायर यहाँ ए से शुरू हो रहा है। ये ए पी डिस्टेंस मान लो मैं 2 सेंटीमीटर ले लेता हूँ। ए पी 2 सेंटीमीटर, ये 30 डिग्री है। वायर हमारा यहाँ से शो हो रहा है, आपको पी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो खाली आप मुझे स्टेप बता दो तो उतना चलेगा। ओनली स्टेप, सॉल्व नहीं करना है, फाइंड ओनली फर्स्ट स्टेप। सर पहले इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे, वो हो जाएगी 2 sin 30। ये 30 है, ये 2 sin 30, तो ये तो 1 आ गया ना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना बोल रहे हो आप? सर यस सर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी 2 sin 30 आएगी, मतलब वन हाँ, वन सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर आ गई। फिर फिर सर वो आ रहा μ0/4π × I/A इंटू साइन, सर sin 30 प्लस sin 90 ऐसा हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, गलत हो जाएगा, सोच ले। सर sin 90 प्लस की 60 प्लस की साइन इनफाइनाइट हो जाएगा। समझ गया। साइन इनफाइनाइट ये क्या होता है भाई? वो सर sin 90, सर मैं एक बार लिख के बताता हूँ। इसको मैं आर लिख देता हूँ। यहाँ पे देखो, μ0/4π, ये मैंने आर मान लिया। ये आर मेरा यहाँ 1 सेंटीमीटर है। अब ब्रैकेट में क्या लिखूं? सर sin 150 साइन 150, क्यों? प्लस 90। सर पहले तो सर ने ऐसे ही बताया था। गलत गलत कर रहे हो, सब गलत कर रहे हो, समझ लो पहले। देखो बड़ा आसान है, देखो ये वायर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, तो यहाँ पे 2 वायर लगा देंगे। एक तो नीचे तक वायर मान लिया मैंने, और दूसरा वायर इसके ठीक ऑपोजिट मैंने करंट मान लिया। तो इसकी वजह से तो ये आ गया μ0/4π I/R इंटू 1। ये इन्फाइनेटली लॉन्ग वायर अगर यहाँ तक होता है, इसकी वजह से ही आ रहा है।
और ये जो छोटा वाला है ना, इसकी वजह से माइनस करेंगे तो ये वाला एंगल लेंगे ना, ये कितना है 60 डिग्री। इसकी वजह से आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I/R इंटू साइन 60 अपोजिट डायरेक्शन में। इसको इसमें से माइनस कर दिया, खत्म हो गया, यही आंसर है। सर ये समझते हैं? समझ में आया? सर एक बार फिर से बता दो। यहाँ पे हम एक छोटा वायर ऐड कर देंगे जिससे कि ये यहाँ से स्टार्ट हो जाए, अप टू इन्फिनिटी जा रहा है ना, यहाँ पे कोई वायर नहीं है, तो यहाँ दो वायर लगा दिए, एक तो इसी की डायरेक्शन में अटैच कर दिया, एक अपोजिट डायरेक्शन में ले लिया। अब इसकी वजह से ये जो लॉन्ग वायर है, इसकी वजह से मैं यहाँ लिख रहा हूँ B1 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I/R, ये हो गया है ना, एक एंड पर मैग्नेटिक फील्ड। और जो B2 इसकी वजह से इसके अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, तो ये जो लॉन्ग वायर है इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रहा है, नॉर्मल टू द प्लेन इनसाइड, तो इसकी वजह से आउटसाइड आएगा, और वो कितना होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I/R। ये साइन 60 और यहाँ पे तो कुछ है नहीं, तो ये साइन 0 है। ये साइन 0 है यहाँ पे नहीं है, इसको नहीं लेते इसलिए ये आया, ये है अपोजिट डायरेक्शन में, तो इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, इसलिए 1 माइनस साइन 60 डायरेक्ट आ जाएगा, ये याद रखना है। ये जो एंगल होता है इसकी वजह से माइनस कर देना है यहाँ, तो तुरंत आंसर आ जाएगा। तो बी नेट है B1 माइनस B2। आया समझ में? यस सर आगे। हाँ, तो आपकी क्लास में यहाँ वाइंड अप कर रहा हूँ, ठीक है? यहाँ तक ऑल ओके? क्लास यहाँ तक ठीक है? वाइंड अप कर दूं ना? बोल नहीं रहे आप लोग। गुड बाय स्टूडेंट्स, गुड बाय। आज की क्लास यहीं तक, बाकी नेक्स्ट क्लास में।